नमस्कार मित्रों, स्वागत करते हैं आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद सत्यम के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मित्रों, आज हम इस सेशन में पढ़ेंगे एलएलबी 6 सेमेस्टर के 5वें प्रश्न पत्र मूट कोर्ट को। इसके पहले के सेशन में हम मूट कोर्ट के लगभग 66 से अधिक प्रश्नों को याद कर चुके हैं तथा इस सेशन के माध्यम से हम आगे के प्रश्नों को याद करेंगे। तो चलिए मित्रों, शुरुआत करते हैं, आगे के प्रश्नों को याद करने की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। आज के सेशन का पहला प्रश्न आपका कहता है, कौन सा कथन ठीक है? कौन सा कथन ठीक है? मित्रों, आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। अधिवक्ता के विषय में प्रश्न पूछा गया है। अधिवक्ता के विषय में पूछा गया है कि अधिवक्ता जो होता है तो क्या वो सरकार का ऑफिसर होता है, या अधिवक्ता अपने मुवक्किल का ऑफिसर होता है, अधिवक्ता अपने न्यायालय का ऑफिसर होता है, या अधिवक्ता इनमें से किसी का भी ऑफिसर नहीं होता है। इसमें आपको बताना है कि अधिवक्ता के लिए सही कथन कौन सा है। तो आपका ये सबसे सही कथन है, अधिवक्ता न्यायालय का ऑफिसर होता है। याद रखिए मित्रों, जो अधिवक्ता है वह न्यायालय का ऑफिसर होता है। अगला प्रश्न आपसे कहता है, प्रश्न नंबर 68 कहता है कि किस वाद में एक अधिवक्ता ने अपने प्रतिपक्ष पर न्यायालय कक्ष में चाकू से हमला किया। आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको बताना है कि वह वाद कौन सा है जिसमें अधिवक्ता ने अपने प्रतिपक्ष पर न्यायालय कक्ष के अंदर ही चाकू से हमला किया था। पहला कहता है इंदी वीसी मिश्रा, दूसरा कहता है इंदी अजय कुमार पांडे, तीसरा कहता है हिम्मत अली खान बनाम ईश्वर प्रसाद, चौथा कहता है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका सही विकल्प जो होगा मित्रों, हिम्मत अली खान बनाम ईश्वर प्रसाद। याद रखें, हिम्मत अली खान बनाम ईश्वर प्रसाद के केस में अधिवक्ता ने अपने प्रतिपक्ष पर न्यायालय कक्ष में ही चाकू से हमला कर दिया था, चाकू से हमला किया था। अगला प्रश्न आपका कहता है कि न्यायालय अवमान अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत अपील किए जाने का प्रावधान है। आपसे वह धारा पूछी गई है जिसमें जो न्यायालय के अवमान अधिनियम है उसमें वह न्यायालय अवमान अधिनियम है, उसकी किस धारा में अपील किए जाने का प्रावधान है। अपील जो की जाती है उसमें कौन सी धारा में प्रावधान किया गया है। पहला कहता है कि धारा 16 के अंतर्गत, दूसरा धारा 17 के अंतर्गत, धारा 19 के अंतर्गत, धारा 20 के अंतर्गत। तो जो अपील का प्रावधान है मित्रों, याद रखिएगा, वो धारा 19 के अंतर्गत किया गया है। जो अपील का प्रावधान है किसके अंतर्गत किया गया है? धारा 19 के अंतर्गत किया गया है। याद रखें प्रश्न को, प्रश्न आपका परीक्षा के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण रहेगा। अगला प्रश्न आपका कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संविधान के संघीय चरित्र का समर्थन नहीं करती है। जो भारतीय संविधान का संघीय चरित्र है तो इसमें से कौन सी विशेषता है इन 4 विकल्पों में से जो संघीय चरित्र का समर्थन नहीं करती है। पहला कहता है केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का वितरण, दूसरा कहता है न्यायालयों के प्राधिकरण, तीसरा कहता है संविधान की सर्वोच्चता है, चौथा कहता है एकल नागरिकता। इस प्रश्न का सही आंसर होगा एकल नागरिकता। याद रखें मित्रों, एकल नागरिकता भारतीय संविधान के संघीय चरित्र का समर्थन नहीं करती है। क्या है? एकल नागरिकता। अगला प्रश्न आपका कहता है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। मित्रों, इस प्रकार का प्रश्न भी आपके परीक्षा में 1 या 2 प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों को हल करें तथा इनको समझने का भी प्रयास करें। इसमें से सही आंसर कौन सा होगा? सूची 1 में आपके दिया गया है, उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित कानून सभी न्यायालयों के लिए बाध्यकारी है। आप देख सकते हैं कि सूची 2 के अंतर्गत आपको अनुच्छेद दिए गए हैं। सीधा सा मतलब है कि जो सूची 1 के अंतर्गत दिए गए हैं इनमें से बताना है कि दिया गया कथन किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है। तो आपका पहला प्रश्न कहता है, पहला सूची 1 का पहला कथन कहता है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित कानून सभी न्यायालयों के लिए बाध्यकारी होगा। सीधा सा यह आपका अनुच्छेद 141 के अंतर्गत ही वर्णित किया गया है। तो आपका पहले का ए ही सही होगा। दूसरा कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार क्षेत्राधिकारी होगा, तो आपका अनुच्छेद 143 में वर्णन किया गया है। तीसरा कहता है सुप्रीम कोर्ट की अपने फैसले की समीक्षा करने की शक्ति है, तो आपकी है अनुच्छेद 137 के अंतर्गत। या चौथा कहता है विशेष अनुमति द्वारा अपील, यह आपका अनुच्छेद 136 दिया गया है। अर्थात पहले का ए, दूसरे का बी, तीसरे का सी, चौथे का डी। तो इसका आपका सही विकल्प होगा, विकल्प नंबर ए आपका सही होगा। अर्थात विकल्प नंबर ए में पहले का ए, दूसरे का बी, तीसरे का सी तथा चौथे का डी विकल्प दिया गया है। अगला प्रश्न आपका कहता है कि निम्नलिखित में से किस मामले में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को भारतीय संविधान की मूल संरचना के रूप में मान्यता दी गई थी। आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि वह कौन सा ऐसा विकल्प सही है जिसमें स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को भारतीय संविधान की मूल संरचना के रूप में मान्यता दी गई थी। पहला कहता है कि इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण, दूसरा कहता है मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, तीसरा कहता है ए व बी दोनों, चौथा कहता है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखें मित्रों, बिल्कुल आपका ये ज्यादातर प्रश्न पूछा भी जाता है तथा आमतौर पर सभी सुन भी चुके होंगे कि इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण के केस में ही स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को भारतीय संविधान की मूल संरचना के रूप में मान्यता दी गई थी। तो किसमें दी गई थी? इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण के केस में। इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण के केस में यह मान्यता दी गई थी। अगला प्रश्न आपका कहता है निम्नलिखित में से कौन सा मामला पृथक्करणीयता के सिद्धांत से संबंधित नहीं है। आपको 4 मामले दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा ऐसा मामला है जो पृथक्करणीयता के सिद्धांत से संबंधित नहीं है। पहला कहता है ए के गोपालन वर्सेस मद्रास राज्य,
दूसरा कहता है RMDC वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, तीसरा कहता है मिनर्वा मिल्स लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, चौथा कहता है कि होता होलो हन वर्सेस जचिथू। तो आपका सही विकल्प होगा विकल्प नंबर सी, क्योंकि मिनर्वा मिल्स लिमिटेड बनाम यूनियन ऑफ इंडिया पृथक्करणिता के सिद्धांत से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न आपका फिर सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कर मिलान करना है तथा दिए गए नीचे कूट का सही उत्तर देना है। तो आपका इसमें से सूची 1 तथा सूची 2 में जो विकल्प दिए गए हैं उनका मिलान उसी प्रकार करेंगे कि आपको आगे के विकल्प में अनुच्छेद धाराएं दी गई हैं तथा सूची 1 में आपको वाक्य दिए गए हैं, आपको कथन दिए गए हैं, तो इसमें से कौन किस अनुच्छेद या धारा के अंतर्गत वर्णन किया गया है उसी के आधार पर नीचे दिए गए कूट का हम सही विकल्प देखेंगे। तो पहला कहता है कि राष्ट्र हित में राज्य के विषयों पर कानून बनाने की संसद की शक्ति, तो ये किसमें वर्णित है? तो जो राष्ट्र हित में राज्यों के विषय में कानून बनाने की शक्ति है तो अनुच्छेद 249 के अंतर्गत वर्णित है। याद रखें इस प्रश्न को, अनुच्छेद 249 आपका कहता है कि राष्ट्र हित में राज्यों के विषयों में कानून बनाने की शक्ति है। याद रखें राष्ट्र हित में राज्य। अगला दूसरा कहता है कि आपातकाल की उद्घोषणा के दौरान स्टेट विषयों पर कानून बनाने की संसद की शक्ति, तो अनुच्छेद 250 में दिया गया है। ये दोनों ध्यान रखें कि जो राष्ट्र हित में अगर राज्य कानून बनाता है तो अनुच्छेद 249 में है, तथा आपातकाल के दौरान यदि राष्ट्र के विषयों पर कानून बनाता है तो 250 के अंतर्गत है। तीसरा कहता है कि संधियों और अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने के लिए संसद की शक्ति, तो आपका धारा 253 के अंतर्गत दिया गया है। चौथा कहता है राज्यों की सहमति से राज्यों के विषयों पर कानून बनाने की संसद की शक्ति, तो आपकी धारा 251 के अंतर्गत दिया गया है। अर्थात पहले का ए, दूसरे का बी, तीसरे का डी, चौथे का सी, आपका विकल्प नंबर डी सही होगा। विकल्प नंबर डी आपका पूर्णतः सही होगा। मित्रों इस प्रश्न में सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये याद रखना है कि जो राष्ट्र हित में याद रखिएगी, ये दोनों प्रश्न आपको पृथक करके अलग प्रश्न भी बनाए जा सकते हैं। अभी सूची 1 का सूची 2 से मिलान करने के लिए दिया गया है, लेकिन इन्हीं प्रश्नों को आपको अलग से प्रश्न के तौर पर भी बनाकर पेपर में दिया जा सकता है। तो याद रखें जब राष्ट्र हित में राष्ट्र हित में राज्य के विषय में कानून बनाने की संसद की शक्ति पूछी जाए तो आपका 249 के अंतर्गत, अनुच्छेद 249 के अंतर्गत, तथा यदि आपातकाल की उद्घोषणा के दौरान राज्य के विषयों पर कानून बनाने की संसद की शक्ति है तो अनुच्छेद 250 के अंतर्गत दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका कहता है प्रश्न नंबर अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 75। प्रश्न नंबर 75 आपका कहता है मौलिक अधिकार का प्रावधान करने वाले निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद आपातकाल की घोषणा के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता। यह प्रश्न आमतौर पर परीक्षा के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है तथा अन्य जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है इसके दृष्टिकोण से भी यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है तथा कई बार विविध परीक्षाओं में भी यह प्रश्न पूछा गया है कि ऐसा कौन सा अनुच्छेद है या कौन सा ऐसा आपका अनुच्छेद है, मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद है, मौलिक अधिकारों के दौरान अनुच्छेद है जो आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। इसमें से आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला कहता है अनुच्छेद 14 और 15, दूसरा कहता है अनुच्छेद 19 और 20, तीसरा कहता है अनुच्छेद 20 और 21, चौथा कहता है अनुच्छेद 21 और 22। तो याद रखें आपका अनुच्छेद 20 और 21 जो है वह आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। याद रखें अनुच्छेद 20 और 21 आपका आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता है, जिसमें से आपका प्राण और दैहिक स्वतंत्रता आदि इस तरह अपने प्राणों की रक्षा से संबंधित जो प्रावधान किए गए अनुच्छेद 20 और 21 है वो आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न आपका यह भी इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार का प्रश्न भी आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपको कथन दिया गया है और कारण दिया गया है, आपको दोनों का पूर्ण अध्ययन करना है तथा नीचे जो विकल्प दिए गए हैं उनमें से जो सही विकल्प है उसका चयन करना है। आपको अभिकथन पढ़ना है। अभिकथन आपका कहता है कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद संविधान के मूल ढांचे को छोड़कर संविधान के किसी भी प्रावधान को संशोधन कर सकती है। तो कारण कहता है कि उच्चतम न्यायालय ने संविधान के किसी भी प्रावधान में संशोधन करने की संसद की पूर्ण शक्ति को प्रतिबंधित कर दिया है। अब आप कथन और कारण पढ़ने के बाद विकल्प पढ़ेंगे तो पहला विकल्प कहता है कि दोनों ए और बी सत्य हैं, अर्थात कथन अभिकथन भी सही है और कारण भी सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। तो दूसरा विकल्प कहता है कि दोनों ए और आर सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तीसरा कहता है कि ए सच है लेकिन आर झूठा है। या चौथा कहता है कि ए झूठा है लेकिन आर सच है। तो आपका विकल्प नंबर ए सही होगा क्योंकि अभिकथन भी आपका सत्य है और आपका कारण भी सत्य है तथा अभिकथन का ये जो कारण दिया गया है ये सही व्याख्या करता है, कारण सही व्याख्या करता है क्योंकि अनुच्छेद 368 वास्तव में संविधान को ये मूल ढांचे को छोड़कर संविधान के पूर्ण प्रावधान में संशोधन कर सकता है, प्रावधान करता है तथा कारण जो दिया गया है वह जो प्रावधान जो संसद की पूर्ण शक्ति प्रतिबंधित की गई है वह पूर्ण शक्ति यही है कि मूल ढांचे के सिद्धांत को छोड़कर परिवर्तन या संशोधन कर सकते हैं।
अगला प्रश्न आपका कहता है प्रश्न नंबर 77 कहता है खंड के अनुच्छेद 51A द्वारा जोड़ा गया था। जो खंड के अनुच्छेद 51A द्वारा जोड़ा गया था, तो पहला विकल्प कहता है संविधान 73वां संशोधन अधिनियम, या कहता है संविधान का 85वां संशोधन अधिनियम, या कहता है संविधान का 86वां संशोधन अधिनियम, या कहता है संविधान का 93वां संशोधन अधिनियम। तो याद रखें यह संविधान का 86वां संशोधन अधिनियम है, अर्थात विकल्प नंबर सी होगा। ये 2002 में किया गया था, जिसमें शिक्षा के मौलिक कर्तव्य को वर्णन किया गया था। शिक्षा के मौलिक कर्तव्य जैसे अनेक प्रावधानों का वर्णन किया गया था। अगला प्रश्न आपका कहता है उन शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को व्यवस्थित रूप से तैयार किया गया था। शक्तियों के जो पृथक्करण के सिद्धांत को व्यवस्थित रूप से तैयार किया गया था, किसके द्वारा? पहला कहता है कि थाली के द्वारा, या मोंटेस्क्यू के द्वारा, या डायसी के द्वारा, या अरस्तु के द्वारा। तो आपका सही विकल्प होगा मोंटेस्क्यू के द्वारा, क्योंकि शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत जो है उसको व्यवस्थित रूप में मोंटेस्क्यू के द्वारा ही तैयार किया गया था। अगला प्रश्न कहता है कानून का शासन का अर्थ है। मित्रों, आप अक्सर सुनते होंगे कि कानून का शासन, कानून का शासन। तो पूछा कि कानून के शासन का अर्थ क्या है? पहले कहता है कि न्यायपालिका की सर्वोच्चता, या कानून की सर्वोच्चता, या कानून के समक्ष समानता, या संसद की सर्वोच्चता। आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको बताएं इनमें से कौन कौन से कानून का शासन का अर्थ सही है। कानून के शासन के अर्थ के संबंध में इनमें से कितने विकल्प सही है? तो पहला कहता है कि पहला और तीसरा सही है, या तीसरा और चौथा सही है, या दूसरा और चौथा सही है, दूसरा और तीसरा सही है। तो आपका विकल्प नंबर दूसरा और तीसरा सही है, क्योंकि कानून के शासन का अर्थ होता है कानून की सर्वोच्चता तथा कानून के समक्ष समानता, अर्थात विकल्प नंबर डी सही है कि दूसरा और तीसरा आपका सत्य कथन है। अगला प्रश्न आपका कहता है प्रश्न नंबर 80 कहता है कि सूची 1 का सूची 2 के साथ सुमेलित करें और नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चयन करें। आपको सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलन करना है तथा नीचे जो कूट दिया गया है उसका सही उत्तर चयन करना है। पहला कहता है विवेक का दुरुपयोग। तो विवेक का दुरुपयोग क्या है? शक्ति की कमी है। दूसरा कहता है कानून के समक्ष समानता। अभी हम ऊपर वाले प्रश्न में पढ़े हैं, कानून के समक्ष समानता क्या है? कानून का शासन कहलाता है। तीसरा कहता है प्रत्यायोजित कानून। तो यह कहता है अल्ट्रा वायरस और शक्तियों का पृथक्करण, चेक एंड बैलेंस। तो आपका इसमें से पहले का दूसरा, ए का दूसरा, बी का पहला, और सी का चौथा, और तथा डी का पहला, अर्थात विकल्प नंबर आपका ए सही होगा। विकल्प नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका कहता है प्रश्न नंबर 81 परमादेश रिट। आप जानते हैं कि रिट जारी की जाती है उच्चतम न्यायालय द्वारा जो रिट जारी किया जाता है, परमादेश रिट जारी की जा सकती है। जो परमादेश की रिट है जारी की जा सकती है। किसमें? आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला कहता है न्यायिक या अर्धन्यायिक अधिकारियों को केवल कार्य करने के लिए मजबूर करना। दूसरा कहता है प्राधिकरण को कार्य करने के लिए मजबूर करना। तीसरा कहता है प्राधिकरण को मजबूर करे और कैसे कार्य करे। या चौथा कहता है एक निजी व्यक्ति को मजबूर करे। तो आपका सही विकल्प होगा प्राधिकरण को कार्य करने के लिए मजबूर करें। जो प्राधिकरण को कार्य करने के लिए मजबूर करें, परमादेश की रिट जारी की जा सकती है। अगला प्रश्न आपका कहता है लोकस स्टैंडी का सिद्धांत का अर्थ है। जो लोकस स्टैंडी का सिद्धांत, इसका क्या अर्थ है? लोकस स्टैंडी के सिद्धांत का अर्थ क्या है? पहला कहता है कि रिट किसी भी व्यक्ति द्वारा दायर की जा सकती है। दूसरा कहता है कि न्यायिक समीक्षा के लिए अदालतों की शक्ति है। तीसरा कहता है याचिकाकर्ता को रिट याचिका दायर करने का अधिकार। या चौथा कहता है प्रशासनिक अधिकार का विवेक। तो जो लोकस स्टैंडी का सिद्धांत है, लोकस स्टैंडी का सिद्धांत कहता है कि याचिकाकर्ता को रिट याचिका दायर करने का अधिकार देता है। याचिकाकर्ता को रिट याचिका दायर करने का अधिकार। अगला प्रश्न आपका कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आपको 4 कथन दिए गए हैं। इन चारों कथन का अध्ययन कर आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। पहला कहता है कि प्रत्यायोजित कानून का पूर्वव्यापी प्रभाव नहीं हो सकता। दूसरा कहता है कि अधिनियम या कानून द्वारा अधिकृत होने पर प्रत्यायोजित विधान का पूर्णव्यापी प्रभाव हो सकता है। या तीसरा कहता है प्रत्यायोजित कानून का पूर्वव्यापी प्रभाव हो सकता है यदि अधिनियम या कानून द्वारा अधिकृत नहीं है लेकिन उचित और तर्कसंगत औचित्य है। चौथा कहता है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका विकल्प नंबर बी सही होगा कि अधिनियम या कानून द्वारा अधिकृत होने पर प्रत्यायोजित विधान का पूर्वव्यापी प्रभाव हो सकता है। प्रत्यायोजित कानून का पूर्वव्यापी प्रभाव हो सकता है। अगला प्रश्न आपका कहता है प्रश्न नंबर 82 नंबर कहता है कि संवैधानिक कानून का संबंध सरकार के आराम से संगठन और कार्यों से है, जबकि प्रशासनिक कानून संगठन और उन कार्यों से संबंधित है जो गति में है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? जो आपको उपयुक्त कथन दिया गया है आपको बताना है कि यह कथन किसके द्वारा कहा गया था। ऑस्टिन, शालमन, MP जैन, या उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। आपको बताना है कि जो उपयुक्त कथन है किसके द्वारा कहा गया था। संवैधानिक कानून का संबंध सरकार के आराम से संगठन और कार्यों से है, जबकि प्रशासनिक कानून उस संगठन और उन कार्यों से संबंधित है जो गति में है। इस कथन को कहा गया था। तो उपयुक्त इनमें से किसी के द्वारा नहीं कहा गया था, ना तो ऑस्टिन के द्वारा, ना शालमन के द्वारा, ना
MP जैन के द्वारा। अगला प्रश्न आपका कहता है, प्रश्न नंबर 85 कहता है क्यों वारंटों को रिट जारी की जा सकती है। आपको बताना है किसी भी व्यक्ति के खिलाफ, दूसरा सार्वजनिक अधिकार के खिलाफ जो पद ग्रहण करना चाहते हैं, या तीसरा कहता है कि सार्वजनिक पद ग्रहण करने वाले सार्वजनिक अधिकारी के खिलाफ, या सार्वजनिक अधिकारी के खिलाफ जिसने पद धारण करना बंद कर दिया है। तो आपका सही विकल्प होगा सार्वजनिक पद धारण करने वाले सार्वजनिक अधिकारी के खिलाफ, अर्थात सार्वजनिक पद धारण करने वाले सार्वजनिक अधिकारी के खिलाफ क्यूटो वारंटो जारी किया जा सकता है। अगला प्रश्न आपका कहता है, प्रश्न नंबर 80 कहता है न्याय शास्त्र को सकारात्मक कानून को औपचारिक विज्ञान के रूप में किसने परिभाषित किया। आप ध्यान से देखें, इस कथन को कहा गया है कि न्याय शास्त्र को सकारात्मक कानून के औपचारिक विज्ञान। यह कथन किसका है, यह किसने परिभाषित किया। कहता है नीदरलैंड ने, या उल्पेनियन ने, या बेंथम ने, या ब्लैक स्टोन ने। तो आपका सही विकल्प होगा नीदरलैंड ने। यह किसी देश का नाम नहीं, यह किसी देश का नाम भी है, ध्यान रखें, नीदरलैंड ने, लेकिन इसको परिभाषित किया था, न्याय शास्त्र को सकारात्मक कानून के औपचारिक विज्ञान के रूप में परिभाषित किया गया था। अगला प्रश्न आपका कहता है, प्रश्न नंबर 87 आपका कहता है एक कानूनी अधिकार कानूनी न्याय के एक नियम द्वारा मान्यता प्राप्त और संरक्षित एक हित है। इसके उल्लंघन में एक हित कानूनी गलत होगा जो उसके हित में है और जिसका सम्मान कानूनी रूप से कानूनी है, यह द्वारा कहा गया था। आपको उसका नाम बताना है किसके द्वारा कहा गया था कि एक कानूनी अधिकार कानूनी न्याय के एक नियम द्वारा मान्यता प्राप्त और संरक्षित एक हित है। इसके उल्लंघन में एक हित कानूनी गलत होगा जो उसके हित में है और उसका सम्मान कानूनी रूप से कानूनी है, यह कथन कहा गया था। पहले कहता है सालमन के द्वारा, या मजबूत के द्वारा, या ए और बी दोनों के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही विकल्प होगा सालमन, अर्थात विकल्प नंबर ए आपका सही होगा, सालमन। अगला प्रश्न आपका कहता है, प्रश्न नंबर 88 आपका कहता है कारपोरेट व्यक्तित्व एकमात्र प्रक्रियात्मक रूप है जिसका उपयोग तत्काल उद्देश्य के लिए सुविधाजनक तरीके से काम करने के लिए किया जाता है। यह किसके द्वारा कहा गया था। यह कथन जो है ये किसके द्वारा किया गया था। आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला कहता है नीदरलैंड, दूसरा ऑस्टिन, तीसरा कहता है मजबूत, या ऑनफील्ड। आपका सही विकल्प होगा ऑनफील्ड। यह कथन किसके द्वारा कहा गया है, तो यह उपरोक्त कथन दिया गया ऑनफील्ड के द्वारा कहा गया है। किसके द्वारा कहा गया है, यह कथन ऑनफील्ड के द्वारा कहा गया है, ध्यान रखें, ऑनफील्ड के द्वारा कहा गया है। विकल्प नंबर डी आपका सही होगा। कारपोरेट व्यक्तित्व एकमात्र प्रक्रियात्मक रूप है जिसका उपयोग तत्काल उद्देश्य के लिए सुविधाजनक तरीके से काम करने के लिए किया जाता है। मित्रों याद रखें, आपको कथन याद रखना है तथा यह कथन किसके द्वारा कहा गया है, ये सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। इस प्रकार के प्रश्न आपको परीक्षा में 1 या 2 प्रश्न आराम से मिल जाएंगे। अगला प्रश्न आपका कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। आपको 4 कथन दिए गए हैं, आपको बताना है कि इन कथनों में से कौन सा ऐसा कथन है जो सत्य नहीं है। पहला कहता है कब्जा कानून का 9 बिंदु है, दूसरा कहता है कब्जा स्वामित्व का प्रमाण है, तीसरा कहता है कब्जे की रक्षा तब तक की जाती है जब तक कि कोई और अपने आप में बेहतर शीर्षक प्रदान न करे, या चौथा कहता है एक बार खो जाने पर कब्जा वापस नहीं किया जा सकता है। तो आपका विकल्प नंबर डी ही सही है, क्योंकि एक बार खो जाने पर कब्जा वापस नहीं किया जा सकता है। यह कथन आपका बिल्कुल सत्य है कि एक बार खो जाने पर कब्जा वापस नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न आपका कहता है निम्नलिखित में से किन कर्तव्यों को ऑस्टिन ने पूर्ण कर्तव्यों की श्रेणी में शामिल किया है। आपको लगभग 4 कर्तव्य दिए गए हैं, आपको बताना है कि इन कर्तव्यों में से ऐसे कौन कौन से कर्तव्य हैं जिनको ऑस्टिन ने पूर्ण कर्तव्यों की श्रेणी में शामिल किया है। पहला कहता है कि अनिश्चित व्यक्तियों के लिए देय कर्तव्य, दूसरा कहता है कर्तव्यों के संबंध में स्वयं, या तीसरा कहता है संप्रभु के प्रति कर्तव्य, चौथा कहता है माता पिता के कर्तव्य। इनमें से आपको वह कर्तव्य बताने हैं जो ऑस्टिन ने पूर्ण कर्तव्यों में सम्मिलित किया है। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर देना है। तो पहला कहता है कि मैं 3 और 4, दूसरा कहता है कि 2, 3 और 4, तीसरा कहता है मैं द्वितीय और चतुर्थ, चौथा कहता है मैं द्वितीय और तृतीय। तो आपका विकल्प नंबर डी सही होगा कि मैं द्वितीय और तृतीय, अर्थात मैं द्वितीय और तृतीय कर्तव्य ये ऑस्टिन ने पूर्ण कर्तव्यों की श्रेणी में शामिल किया है। मित्रों आपका अगला प्रश्न कहता है, प्रश्न नंबर 91 कहता है कब्जे के भौतिक रूप को या के रूप में भी कहा जाता है। कब्जे को भौतिक तत्व को के रूप में भी कहा जाता है, या अनुपात निर्णायक, या प्रसाद का शरीर, या खरीद का निकाय, या बनाए रखा जाना चाहिए। तो आपका विकल्प नंबर सी सही होगा खरीद का निकाय। याद रखें
विकल्प नंबर सी खरीद कर निकाय आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न आपका कहता है प्रश्न नंबर 92 कहता है आपको अभिकथन दिया गया है तथा कारण दिए गए हैं, इनमें आपको पहले अभिकथन का अध्ययन करना है तथा फिर कारण का अध्ययन करना है तथा उसके अनुसार फिर आपको दिए गए विकल्पों के उत्तर देना है। तो आपका अभिकथन कहता है बाद की शर्त के अधीन स्वामित्व निहित स्वामित्व है। अगर बाद की शर्त के अधीन स्वामित्व है, निहित स्वामित्व है, याद रखें, तो आपका कारण कहता है अधिग्रहण और स्वामित्व उनके अधिग्रहण के तरीके में भिन्न नहीं होते हैं। आपको कहा गया है कि दोनों ए और आर सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। दूसरा कहा गया है कि दोनों ए व आर सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तीसरा कहा गया है ए सच है लेकिन आर झूठा है। ये चौथा कहा गया है ए झूठा है लेकिन आर सच है। तो यहाँ पे आपका विकल्प नंबर सी सही होगा, ए सच है लेकिन आर झूठा है। अर्थात अभिकथन जो दिया गया है वो सत्य है कि बाद की शर्त के अधीन स्वामित्व निहित स्वामित्व है, यह कथन आपका सत्य है। तथा आपका जो कारण दिया गया है यह आपका झूठा है क्योंकि अधिग्रहण और स्वामित्व उनके अधिग्रहण के तरीके से भिन्न नहीं होते हैं, तो यह कथन आपका झूठा दिया गया है। अगला प्रश्न आपका कहता है कानूनी अधिकार पर ब्याज, कानूनी अधिकार पर ब्याज सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। जो ब्याज का सिद्धांत है, कानूनी अधिकार पर ब्याज का सिद्धांत है, किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। पहला कहता है प्रमुख में से कोई नहीं, दूसरा कहता है डाइसी के द्वारा, तीसरा कहता है पाटन के द्वारा, चौथा कहता है इहेरिंग के द्वारा। तो आपका जो ब्याज जो कानून अधिकार का ब्याज सिद्धांत है यह इहेरिंग के द्वारा प्रतिपादित किया गया। किसके द्वारा प्रतिपादित किया, इहेरिंग के द्वारा प्रतिपादित किया गया। अगला प्रश्न आपका कहता है सिद्धांतों में प्रतिवर्ती दायित्व के सिद्धांत का प्रयोग वांछनीयता के बजाय एक आवश्यकता द्वारा क्रियान्वित किया गया प्रतीक होता है, औचित्य पर आधारित है, औचित्य पर आधारित है। आपको चार विकल्प दिए हैं। पहला कहता है सार्वजनिक नीति के, दूसरा कहता है पर्यवेक्षण में विफलता, तीसरा कहता है अनाधिकृत रूप से माना जाता है, चौथा कहता है सख्त दायित्व। तो आपका इसका विकल्प सही होगा सार्वजनिक नीति। अर्थात अपराध में प्रतिवर्ती दायित्व के सिद्धांत का प्रयोग वांछनीयता के बजाय एक आवश्यकता द्वारा क्रियान्वित किया गया प्रतीक है, तो औचित्य पर आधारित है। तो यह सार्वजनिक नीति के औचित्य पर आधारित है, याद रखें यह सार्वजनिक नीति के औचित्य पर आधारित है। अगला प्रश्न आपका कहता है किस अपराध में वास्तविक अपराध करने पर दंड नहीं दिया जाता बल्कि उसके प्रयासों को दंडित किया जा सकता है। आपको ऐसा अपराध बताना है, ऐसा वास्तविक अपराध बताना है जिसको करने पर दंड नहीं दिया जाता है बल्कि उसके प्रयासों को दंडित किया जाता है। जब पहला विकल्प कहता है कि जब हत्या का निष्पादन कम हो जाता है, या दूसरा कहता है गर्भपात के कारण, या तीसरा कहता है आत्महत्या, या चौथा कहता है बच्चों को छोड़ने के इरादे से एक्सपोजर। तो आपका ये बिल्कुल सही विकल्प होगा आत्महत्या, क्योंकि आत्महत्या के लिए अपराध करने पर दंड नहीं है बल्कि उसके लिए जो प्रयास किया गया है उसके लिए दंडित किया जा सकता है। ये एक बहुत कॉमन सेंस का प्रश्न है कि अगर कोई आत्महत्या कर ले तो उसको किस प्रकार दंडित किया जाएगा, उसको दंड नहीं दिया जा सकता। लेकिन अगर आत्महत्या से बचाव करते हैं तो आत्महत्या का जो उसने प्रयास किया है उस प्रयास के लिए उसको जरूर दंडित किया जाएगा, क्योंकि आत्महत्या कानूनन अपराध है, कानून के दृष्टिकोण से बिल्कुल सही नहीं है, वैसा भी सही नहीं है। अगला प्रश्न आपका कहता है चलिए कि भारतीय दंड संहिता की धारा 84 के तहत आपराधिक दायित्व से छूट का दावा करने वाले अपराधी को जानने में असमर्थ होना चाहिए। आपको इसमें चार विकल्प दिए गए हैं, आपको बताना है कि किसमें से अपराधी को जानने में असमर्थ होना चाहिए। पहला कहता है अधिनियम की प्रकृति, दूसरा कहता है अधिनियम कानून के विपरीत था, तीसरा कहता है अधिनियम गलत था, या चौथा कहता है उपयुक्त सभी। तो आपको याद रखना है कि उपयुक्त सभी, अर्थात भारतीय दंड संहिता की धारा 84 के तहत आपराधिक दायित्व से छूट का दावा करने वाले अपराधी को अधिनियम की प्रकृति तथा अधिनियम को कानून के विपरीत था, अधिनियम गलत था, ये सभी को जानना आवश्यक होता है, जानने में असमर्थ होना चाहिए, अर्थात जानने में असमर्थ होना चाहिए। अगला प्रश्न आपका कहता है प्रश्न नंबर 97 किसी लोक सेवक के निर्देशन में किसी व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं है, लेकिन वह कुछ शर्तों की पूर्ति के अधीन है, जैसे कि आपको चार विकल्प दिए गए हैं, आपको बताना है कि वो शर्तें क्या हैं। कुछ शर्तों की पूर्ति के अधीन है, जैसे कि कार्य सद्भावना में किया जाना चाहिए, दूसरा कहता है कि निर्देश कानून द्वारा सख्ती से उचित नहीं था, तीसरा कहता है निर्देशित अधिनियम मृत्यु की उचित आशंका उत्पन्न नहीं करता है, चौथा कहता है उपयुक्त सभी। तो आपका विकल्प नंबर डी सही होगा, उपयुक्त सभी। ध्यान रखें मित्रों, किसी लोक सेवक के निर्देशन में किसी व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं है, लेकिन वह कुछ शर्तों की पूर्ति के अधीन है। अगर कुछ शर्तें हैं, ये शर्तें हैं तो इनके अधीन है। कौन कौन सी शर्तें हैं कि अगर कार्य सद्भावना से किया जाए, तो अगर निर्देश कानून द्वारा सख्ती से उचित नहीं था, या निर्देशित अधिनियम मृत्यु की उचित आशंका द्वारा उत्पन्न नहीं करता। अगला प्रश्न आपका कहता है प्रश्न नंबर 98 कहता है भारतीय दंड संहिता
प्रमुख गलतकर्ता और एक दुष्प्रेरक के बीच एक व्यापक अंतर करती है और सहायक को मान्यता नहीं देती है, सिवाय इसके कि जब शरण देने के मामले में। आपको 4 विकल्प दिए गए हैं इस प्रश्न के लिए। पहला कहता है किसी व्यक्ति को अपराध करने के लिए उकसाना, या दूसरा कहता है किसी अपराध करने की साजिश में शामिल होना, तीसरा कहता है किसी व्यक्ति को अपराध करने के लिए जानबूझकर सहायता करना, ये विकल्प डी कहता है उनमें से कोई नहीं। तो आपका विकल्प डी ही सही होगा, क्योंकि दिए गए जो विकल्प हैं इनमें से कोई नहीं इसका होगा, क्योंकि इसका सही आंसर ये नहीं है। अगला प्रश्न आपका कहता है भारतीय दंड संहिता की धारा 304 बी, जो दंड संहिता की भारतीय दंड संहिता की धारा 304 बी है, बी के आवेदन को आकर्षित करने के लिए यह आवश्यक है कि मृत्यु ... के भीतर हुई हो। आपको बताना है कि 304 बी के अंतर्गत जो मृत्यु है, फिर आपको रिक्त स्थान दिया है के भीतर हुई हो। पहला कहता है कि 7 साल, लेकिन चूंकि सगाई शादी का हिस्सा है इसलिए सीमा की अवधि को उस तारीख से गिना जाना चाहिए। या दूसरा कहता है उसकी शादी के 7 साल के भीतर वास्तविक मृत्यु होनी चाहिए थी। या तीसरा कहता है दहेज की मांग के लिए वास्तविक क्रूरता होना चाहिए थी, चाहे शादी के 7 साल बाद मौत हुई हो या नहीं। या चौथा कहता है 7 साल की अवधि के भीतर एक आकस्मिक मृत्यु से इंकार करने की संभावना पर निर्भर करता है। तो आपका सही विकल्प होगा विकल्प नंबर बी, कि उसकी शादी 7 साल के भीतर वास्तविक मृत्यु होनी चाहिए। अर्थात धारा 304 बी के आवेदन को आकर्षित करने के लिए यह आवश्यक है कि शादी 7 साल के भीतर वास्तविक मृत्यु होनी चाहिए। अगला प्रश्न आपका कहता है, प्रश्न नंबर 100 कहता है कि अस्वच्छ दवा प्रशासन कानून के तहत सख्ती से दंडनीय है, भले ही इससे चोट न लगे। जो अस्वच्छ दवा का प्रशासन कानून के तहत सख्ती से दंडनीय है, भले ही इससे चोट न लगे, कानून के किस प्रावधान के तहत सजा दी जा सकती है। आपको बताना है वह धारा कौन सी है जिसके तहत सजा दी जा सकती है। पहला कहता है धारा 324, दूसरा कहता है धारा 328, तीसरा कहता है धारा 326, चौथा कहता है उपरोक्त सभी। तो आपका विकल्प नंबर बी सही होगा कि धारा 328 के तहत सजा दी जा सकती है। धारा 328 के तहत सजा दी जा सकती है। अगला प्रश्न आपका कहता है कि एक पुलिस अधिकारी ने बिना वारंट के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। ध्यान रखें, एक पुलिस अधिकारी ने बिना वारंट के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया जो नशे में था और सार्वजनिक सड़क पर अशांति पैदा कर रहा था। पुलिस की कार्यवाही ... के बराबर है। पहला कहता है कि निरोध के बराबर है, दूसरा कहता है गलत कारावास, तीसरा कहता है गलत संयम, चौथा कहता है उनमें से कोई नहीं। तो जो पुलिस की कार्रवाई है ये गलत कारावास के बराबर है, अर्थात ये गलत कारावास के बराबर मानी जाएगी। अगला प्रश्न आपका कहता है कि वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1981 को अन्य कानूनों पर प्राथमिकता होगी और इसीलिए अधिनियम के प्रावधान किसी अन्य अधिनियम के प्रावधानों के साथ असंगति के बावजूद प्रभावी होंगे, हालांकि यह इसके अधिनियम है। आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, बताना है। पहला कहता है खान अधिनियम 1952, दूसरा कहता है परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962, तीसरा कहता है खान अधिनियम 1948, उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका सही विकल्प होगा परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962। याद रखें, परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962। अगला प्रश्न आपका कहता है निम्नलिखित में से किसे वन संरक्षण मामला के रूप में जाना जाता है। पहला कहता है पर्यावरण जागरूकता फोरम बनाम जम्मू कश्मीर राज्य 1991 1 ACC 210, तीसरा कहता है TN गोदावरमन थिरुमुल्क पैड बनाम भारत संघ 1997 2 SCC 267, या तीसरा कहता है MC मेथा बनाम भारत संघ 1992 पहला ACC 358 है, चौथा कहता है टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड बनाम बिहार राज्य 2005 ACC 346। तो आपका सही विकल्प होगा विकल्प नंबर बी TN गोदावरमन थिरुमुल्क पैड बनाम भारत संघ 1997 2 ACC 267, अर्थात वन संरक्षण मामला इसके रूप में जाना जाता है। प्रश्न नंबर 103 का विकल्प नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न आपका कहता है प्रश्न नंबर 104 कि ताज टेपेजेशियम केस किसके बीच है। ताज टेपेजेशियम केस किसके बीच है। पहला कहता है भारतीय पर्यावरण परिषद कानूनी कार्यवाही बनाम भारत संघ 1996 3 ACC 212, या दूसरा कहता है कि रामजी पटेल वर्सेस नागरिक उपभोक्ता मार्ग दर्शक मार्च 2003 SCC 29, या तीसरा कहता है विनीत कुमार माथुर बनाम भारत संघ 1996 7 ACC 714, या चौथा कहता है AC मेथा बनाम भारत संघ 1997 2 SCC 353। तो आपका सही विकल्प यही होगा कि MC मेथा बनाम भारत संघ 1997 2 SCC 353, अर्थात ताज ट्रेपेजियम केस किसके बीच है। तो ताज ट्रेपेजियम केस MC मेथा बनाम भारत संघ 1997 टू SCC 353 के बीच है। अगला प्रश्न आपका कहता है कि प्रश्न नंबर 105 की बढ़ा हुआ शोर स्तर सुनने की हानि और तंत्रिका को अपवर्तनीय परिवर्तन का कारण बन सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्धारित सुरक्षित शोर
स्तर का उल्लेख करें। जो आपका शोर का स्तर होता है, जो शोर होता है वो डेसिबल में नापा जाता है। पहला प्रश्न तो आप ये याद रखें कि डेसिबल में नापा जाता है। तो कहते हैं जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है WHO, उसके द्वारा जो शोर का स्तर है, जिसके द्वारा तंत्रिका को या बढ़ा हुआ जो शोर है उसके स्तर को सुनने से हानि नहीं होती, वह कितना निर्धारित किया गया है। पहला कहता है कि 80 डेसिबल, दूसरा कहता है 90 डेसिबल, तीसरा कहता है 60 डेसिबल, चौथा कहता है 45 डेसिबल। तो आपका जो है विकल्प डी सही है, क्योंकि 45 डेसिबल ही इसका सही आंसर। 45 डेसिबल निर्धारित किया गया है। कितना निर्धारित किया गया है? 45 डेसिबल निर्धारित किया गया है। अगला प्रश्न आपका कहता है, प्रश्न नंबर 106 कि संयुक्त राष्ट्र में निम्नलिखित में से किस दिन को अंतरराष्ट्रीय पेयजल आपूर्ति और स्वच्छता दशक के रूप में घोषित किया? संयुक्त राष्ट्र संघ ने आपको वो दिवस बताना है जिसको स्वच्छता अंतरराष्ट्रीय पेयजल आपूर्ति और स्वच्छता दशक के रूप में घोषित किया गया। आपको विकल्प दिए गए हैं। पहला कहता है 10 नवंबर 1980, दूसरा कहता है 12 सितंबर 1980, तीसरा कहता है 10 नवंबर 1990 या चौथा कहता है 12 सितंबर 1990। तो आपको जो अंतरराष्ट्रीय पेयजल आपूर्ति और स्वच्छता दशक था वो 10 नवंबर 1980, 10 नवंबर 1980 विकल्प नंबर ए आपका सही होगा। याद रखें 10 नवंबर 1980, 10 नवंबर 1980। अगला प्रश्न आपका कहता है जल प्रदूषण और रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत केंद्रीय या राज्य बोर्ड की कम से कम बैठक करने की आवश्यकता होती है। जो केंद्रीय या राज्य बोर्ड है उसे कम से कम बैठक कितने दिनों में करनी चाहिए? पहला कहता है कि हर 1 महीने में, दूसरा कहता है हर 2 महीने में, तीसरा कहता है हर 3 महीने में, चौथा कहता है हर 6 महीने में। तो आपका सही विकल्प होगा हर 3 महीने में। याद रखें मित्रों, ये प्रश्न भी आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अर्थात जल अधिनियम 1974 के तहत केंद्रीय या राज्य बोर्ड को कम से कम बैठक करने की आवश्यकता है, तो आपको इसका विकल्प होगा कि हर 3 महीने में बैठक करने की आवश्यकता है। अगला प्रश्न आपका कहता है एहतियाती सिद्धांत और प्रदूषक भुगतान सिद्धांत हमारे देश के पर्यावरण कानून का हिस्सा है। यह कथन आपका क्या है? सच्चा है, झूठा है, आंशिक रूप से सत्य और आंशिक रूप से गलत है, या कोई नहीं? तो इसका आपका सही विकल्प होगा यह कथन सच्चा है। अर्थात एहतियाती सिद्धांत और प्रदूषक भुगतान सिद्धांत यह सच्चा है। अगला प्रश्न आपका कहता है अंतरराष्ट्रीय कानून को राष्ट्रों के कानून के रूप में परिभाषित किया गया है, या अंतरराष्ट्रीय कानून प्रथागत और पारंपरिक नियमों के निकाय का नाम है जिसे सभ्य राज्यों द्वारा एक दूसरे के साथ उसके संबंध में कानूनी रूप में बाध्यकारी माना जाता है। उपरोक्त कथन का जिम्मेदार ठहराया गया है। पहला कहता है चार्ल्स जी फेनविक को, दूसरा कहता है जे.जी. स्टार्क को, तीसरा कहता है जे.एल. ब्रियरली को, चौथा कहता है एल. ओपेनहेम को। तो आपका सही विकल्प होगा एल. ओपेनहेम को। अगला प्रश्न आपका कहता है अभिकथन। आपको इसमें भी अभिकथन दिया गया है, कारण दिया गया है, इसका पहले अध्ययन करना है, फिर उसके बाद बताना है कि अभिकथन और कारण में से इन दिए गए विकल्पों में से क्या सही होगा। अभिकथन कहता है कि प्रथा आचरण का एक नियम है जो इसके क्षेत्र में है, लंबे समय तक उपयोग और अभ्यास द्वारा स्थापित लोगों के लिए अनिवार्य है। तो कारण कहता है किसी भी स्थापित क्षेत्र में आचरण का नियम अनिवार्य है। आपको पहला विकल्प कहता है कि दोनों ए व आर सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। दूसरा कहता है दोनों ए व आर सत्य हैं लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता है, सही व्याख्या नहीं करता है। या तीसरा कहता है कि ए सच है लेकिन आर झूठा है। या डी विकल्प कहता है ए झूठा है लेकिन आर सच है। तो जो आपको अभिकथन और कारण दिए गए हैं इनमें से ए व आर दोनों सत्य हैं, लेकिन जो आर है वो ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए व आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। अर्थात आपका कथन नंबर प्रश्न का विकल्प नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न आपका कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। आपको 4 कथन दिए गए हैं, चारों का अध्ययन करके आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन आपको कहता है कि समझौते तीसरे का ना तो नुकसान और ना ही मदद, इसका मतलब है कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर इसे सदस्यों को बाध्य नहीं करता। दूसरा कहता है महासभा में बाध्यकारी निर्णय को आवश्यक तत्व है। तीसरा कहता है सुरक्षा परिषद केवल एक सलाहकार निकाय है। चौथा कहता है सुरक्षा परिषद कभी भी सशस्त्र बलों के उपयोग से संबंधित कार्यवाही नहीं कर सकता है। तो आपका विकल्प नंबर ए सही होगा कि समझौते तीसरे न तो नुकसान और ना ही मदद, इसका मतलब है कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर इससे सदस्यों को बाध्य नहीं कर सकता है। अर्थात विकल्प नंबर ए आपका सही होगा। अगला प्रश्न आपका कहता है निम्नलिखित सिद्धांत किस मामले में निर्धारित किया गया था। आपको एक सिद्धांत दिया गया है, आपको बताना है कि ये किस मामले में निर्धारित किया गया था। पहला कहता है ये सिद्धांत जो दिया गया है आपको, पहला कहता है सिद्धांत कहता है कि जब कार्यवाही शुरू की गई थी तब अधिकार क्षेत्र के लिए एक पक्ष की सहमति की अनुपस्थिति को बाहर दिए गए क्षेत्राधिकार के लिए बाद में सहमति से ठीक किया गया था और अदालत के समक्ष कार्यवाही के विशिष्ट संदर्भ के बिना। आपको पहला विकल्प दिया गया है मार्बो मार्टिव फिलिस्तीन रियासत मामला क्षेत्राधिकार PCIJ सीरीज नंबर 2P34। या दूसरा कहता है कोरफू चैनल केस प्रारंभिक आपत्तियां ICJ प्रतिनिधि 1952
PP 102-3, या तीसरा कहता है सोफिया मामले की बिजली कंपनी श्रृंखला AB संख्या 70P से 70, या चौथा कहता है भारतीय क्षेत्र के मामले में पारित होने का अधिकार प्रारंभिक आपत्तियां ICJ प्रतिनिधित्व 1997 P 125। तो आपका जो ये कथन है ये सही विकल्प होगा, विकल्प नंबर ए, मार मोटिव फिनिश 3 रियायत मामला क्षेत्राधिकार PCIJ सीरीज नंबर ए नंबर 2 P 34। अगला प्रश्न आपका कहता है कि सूची 1 का सूची 2 से मिलान करिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर आंसर दीजिए या उत्तर दीजिए। आपका सूची 1 और सूची 2 दिए गए हैं। पहला कहता है, सूची 1 कहता है कि सकारात्मक अंतरराष्ट्रीय नैतिकता, दूसरा कहता है कि अंतरराष्ट्रीय कानून का स्रोत, तीसरा कहता है राज्यों का समझौता है, चौथा कहता है प्रतिस्थापन। और सूची 2 में है संधि अनुबंध, दूसरे के जूते में कदम रखना, तीसरा कहता है न्यायिक घोषणा, चौथा कहता है जॉन ऑस्टिन। तो आपका जो पहला है सकारात्मक अंतरराष्ट्रीय नैतिकता, तो इसका क्या होगा, जॉन ऑस्टिन, विकल्प नंबर डी वाला। दूसरा कहता है कि अंतरराष्ट्रीय कानून का स्रोत, तो जो अंतरराष्ट्रीय कानून का स्रोत है वह न्यायिक घोषणाएं हैं। तीसरा कहता है राज्यों का समझौता, तो राज्यों का समझौता क्या होता है, संधि अनुबंध होता है। या चौथा कहता है प्रतिस्थापन, तो दूसरे के जूते में कदम रखना, ये प्रतिस्थापन होता है। अर्थात विकल्प नंबर डी आपका सही होगा, विकल्प नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न आपका कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। आपको 4 कथन दिए गए हैं, इनमें से आपको अध्ययन कर बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला कहता है महासभा की सिफारिश वास्तविक कानूनी प्रभाव के बिना हो सकती है, इसके नैतिक और राजनीतिक चरित्र के प्रभाव हो सकते हैं। दूसरा कहता है कि महासभा का निर्णय वास्तविक कानूनी प्रभाव के साथ हो सकता है, यह नैतिक और राजनीतिक चरित्र के प्रभाव के बिना नहीं हो सकता है। तीसरा कहता है कि महासभा का एक निर्णय अनैतिक और अनैतिक है अगर यह वास्तविक कानून के प्रभाव के बिना है। यह चौथा कहता है उपरोक्त में से कोई नहीं, तो आपका विकल्प नंबर ए सही होगा कि महासभा की सिफारिश वास्तविक कानूनी प्रभाव के बिना हो सकती है, इसके नैतिक और राजनीतिक चरित्र के प्रभाव हो सकते हैं। अगला प्रश्न आपका कहता है, प्रश्न नंबर 115 कहता है मान्यता के कानूनी प्रभाव हैं। आपको बताना है कि आपको 4 पहले कथन पढ़ने हैं, 4 उसके बाद बताना है कि मान्यता के कानूनी प्रभाव हैं। पहला कहता है कि मान्यता प्राप्त राज्य की मान्यता देने के लिए नगर पालिका अदालतों में मुकदमा कर सकता है। दूसरा कहता है कि मान्यता प्राप्त राज्य के अधिकार क्षेत्र में स्थित संपत्ति पर कब्जे का दावा कर सकता है जो पूर्व में पूर्ववर्ती सरकार से संबंधित था। या तीसरा कहता है मान्यता प्राप्त राज्य की नगर पालिका अदालतों में मुकदमा चलाने से संप्रभु प्रतिरक्षा का दावा करने का हकदार हो जाता है। या चौथा कहता है मान्यता प्राप्त राज्य अन्य राज्यों के साथ राजनयिक संबंधों में प्रवेश करने और उसे के साथ संधियों को समाप्त करने की क्षमता प्राप्त करता है। तो आपका विकल्प नंबर डी सही होगा, क्योंकि आपके दिए गए चारों कथन सत्य हैं। 1 2 3 4 ये चारों कथन आपके सत्य हैं, अर्थात विकल्प नंबर डी आपका सही होगा। 1 2 3 4। अगला प्रश्न आपका कहता है कि हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम 1956, हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 के तहत गोद लिए जाने सकने वाले व्यक्तियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी शर्त नहीं है। आपको 4 शर्त दी गई हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सी शर्त नहीं है। पहली शर्त कहती है कि वह एक हिंदू होना चाहिए, बिल्कुल सही। दूसरा कहता है वह पहले से ही अपनाया नहीं जाना चाहिए था, ये भी सही है। तीसरा कहता है उसे गोद लेने के लिए सहमति देनी चाहिए, जब दत्तक लिया जा रहा है हो सकता है छोटा हो, सहमति कैसे देगा, अर्थात विकल्प नंबर सी आपका गलत होगा। लेकिन चौथा कहता है कि उसने 15 वर्ष की आयु पूरी नहीं की हो जब तक कि वह प्रथा ना हो, आपका विकल्प नंबर सी गलत दिया गया है, विकल्प शर्त नहीं है, अर्थात विकल्प सी शर्त में सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न आपका कहता है कि मुस्लिम कानून के तहत नाबालिग की शादी करने का अधिकार क्रमशः के अंतर्गत पाया जाता है। आपको शादी करने का जो अधिकार है, तो आपको जो 4 विकल्प दिए गए हैं आपको बताना है कि किसके अंतर्गत क्रमशः पाया जाता है। तो किसके अंतर्गत पाया जाता है, किसके अंतर्गत अधिकार पाया जाता है, कहता है पिता, माता, पितृदादा या भाई। तो पहला अधिकार किसका है, पिता का, दूसरा पितृदादा का, तीसरा भाई का और चौथा माता का, अर्थात विकल्प नंबर बी आपका सही होगा कि पिता, पितृदादा, भाई और माता। याद रखें, पहले पिता का, फिर पितृदादा का, फिर उसके भाई का, फिर उसकी माता का। अगला प्रश्न आपका कहता है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 19 के तहत वैवाहिक मामले में स्थान पर याचिका दायर करनी होती है। पहला कहता है जहां प्रतिवादी याचिका की प्रस्तुति के समय रहता है, दूसरा कहता है जहां शादी के पक्ष आखिरी बार एक साथ रहते थे, तीसरा कहता है यदि पत्नी याचिका करता है जहां वह याचिका की प्रस्तुति की तिथि पर कर रही है, चौथा कहता है उपरोक्त सभी। तो आपका विकल्प नंबर डी सही होगा, उपरोक्त सभी, क्योंकि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 19 के तहत वैवाहिक मामले में स्थान पर याचिका दायर करनी होती है, इन सभी जगह याचिका दायर करनी होती है। अगला प्रश्न आपका कहता है कि निम्नलिखित में से किस मामले में हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 9 की संवैधानिक वैधता का प्रश्न पहली बार विचार के लिए आया था।
पहला विकल्प आपका कहता है कि सरोजा रानी बनाम सुदर्शन कुमार, दूसरा कहता है बिपिन चंद्र बनाम प्रभावती, तीसरा कहता है सावित्री पांडे बनाम प्रेमचंद, चौथा कहता है लक्ष्मण बनाम मीरा। आपका यहाँ पे विकल्प नंबर ए सही होगा कि सरोजा रानी बनाम सुदर्शन कुमार, अर्थात सरोजा रानी बनाम सुदर्शन कुमार के मामले में हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 9 की संवैधानिक वैधता का प्रश्न पहली बार विचार में लाया गया था। अगला प्रश्न आपका कहता है, प्रश्न नंबर 120 कहता है कि निम्नलिखित में से एक प्रस्ताव की स्वीकृति बिना शर्त होनी चाहिए और अपूर्ण होना चाहिए। दूसरा कहता है कानूनी, तीसरा कहता है पूर्ण, चौथा कहता है अवैध, ये पांचवा कहता है इनमें से कोई नहीं। तो आपका विकल्प नंबर सी सही होगा और पूर्ण होना चाहिए, अर्थात एक प्रस्ताव की स्वीकृति बिना शर्त होनी चाहिए और पूर्ण होनी चाहिए। अगर प्रस्ताव कोई है उसकी स्वीकृति की जा रही है तो वह पूर्ण भी होनी चाहिए और बिना शर्त भी होनी चाहिए। अगला प्रश्न आपका कहता है, प्रश्न नंबर 121 कहता है पत्र गारंटी में अनुबंध है। पहले आपको रिक्त स्थान दिया गया है, फिर कहा गया कि पत्र गारंटी में अनुबंध है। विकल्प ए कहता है 3, विकल्प बी कहता है 7, विकल्प सी कहता है 2 या विकल्प डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा 3, क्योंकि 3 फिर पत्र गारंटी के अनुबंध में है, 3 पत्र गारंटी के अनुबंध में है। अगला प्रश्न आपका कहता है निम्नलिखित में से एक अनुबंध नहीं है। आपको विकल्प दिए गए इनमें से बताना है कि कौन सा विकल्प एक अनुबंध नहीं है। पहला कहता है बीमा, दूसरा कहता है वादा, तीसरा कहता है अनुबंध, चौथा कहता है स्वीकृति, पांचवा कहता है इनमें से कोई नहीं। तो आपका विकल्प नंबर सी होगा सही, क्योंकि अनुबंध जो है वह एक अनुबंध नहीं है। अनुबंध ही अनुबंध कैसे हो सकता है? अनुबंध करना एक अनुबंध नहीं है, अनुबंध करना एक अनुबंध नहीं होता है। अगला प्रश्न आपका कहता है निम्नलिखित में से कौन कंपनी के निदेशक बनने के योग्य है। आपको विकल्प दिए गए हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन निदेशक बनने के योग्य है। पहला कहता है अवयस्क, दूसरा कहता है अनडिस्चार्ज दिवालिया, तीसरा कहता है लेन देन का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति, या चौथा कहता है ए व बी दोनों, पांचवा कहता है इनमें से कोई नहीं। देखिए अवयस्क यदि है तो कंपनी का निदेशक नहीं बन सकता, या अनडिस्चार्ज दिवालिया है तो भी वह कंपनी का निदेशक नहीं बन सकता है। अर्थात विकल्प नंबर सी आपका सही है कि लेन देन का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति कंपनी का निदेशक बनने के योग्य है। कौन है? लेन देन का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति कंपनी का निदेशक बनने के योग्य है। अगला प्रश्न आपका कहता है आपको रिक्त स्थान दिया गया है का उपयोग किया जाता है जहां समझौते पर कार्यान्वयन होता है। आपको पहला कहता है कि प्रस्ताव का, दूसरा कहता है पत्र, तीसरा कहता है कानून, चौथा कहता है अधिवक्ता, पांचवा कहता है इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही विकल्प होगा कानून, विकल्प नंबर सी कानून। कानून का उपयोग किया जाता है जहां समझौते का कार्यान्वयन होता है, अर्थात जहां समझौते का कार्यान्वयन होता है वहां पर कानून का उपयोग किया जाता है। विकल्प नंबर सी आपका सही होगा। अगला प्रश्न आपका कहता है मीटिंग एक कंपनी की एक असाधारण आम बैठक है। जो मीटिंग होती है एक कंपनी की असाधारण आम बैठक है। आपको पहले रिक्त स्थान दिया गया है, फिर पूछा गया कि मीटिंग एक कंपनी की एक असाधारण आम बैठक है। पहला कहता है सांविधिक बैठक है, दूसरा कहता है वार्षिक आम बैठक, तीसरा कहता है पूर्ण बैठक, चौथा कहता है इनमें से कोई नहीं। तो जो सांविधिक बैठक होती है मीटिंग की, जो सांविधिक बैठक मीटिंग एक कंपनी की असाधारण आम बैठक है। अगला प्रश्न आपका कहता है प्रश्न नंबर 126 कि जो एक धोखाधड़ी नहीं है जहां विपरीत, आपको पूछा गया कि जहां विपरीत, फिर आपको रिक्त स्थान दिया गया है, वहां पे रिक्त स्थान में आपको निम्न विकल्पों में से भरना है। कहता है जो एक धोखाधड़ी नहीं है जहां विपरीत सहमति है, कानूनी रूप में है, धोखा है, हार है, इनमें से कोई नहीं। तो आपका विकल्प नंबर 30 सही होगा, धोखा। जो एक धोखाधड़ी नहीं है जहां विपरीत धोखा दे रहा है, यह धोखा है। अगला प्रश्न आपका कहता है कंपनी अध्यादेश द्वारा कंपनी अधिनियम को किस वर्ष निरस्त किया है। कंपनी अध्यादेश द्वारा कंपनी अधिनियम को किस वर्ष निरस्त किया गया। आपको वह सन बताना है जिस वर्ष कंपनी अध्यादेश को द्वारा कंपनी अधिनियम को निरस्त किया गया। पहला कहता है 1933, दूसरा कहता है 1934, तीसरा कहता है 1946, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका विकल्प नंबर ए सही होगा, 1933 में रद्द किया गया। अगला प्रश्न आपका कहता है प्रतिफल अवैध है ऐसा समझौता, प्रतिफल जो है अवैध है ऐसा समझौता, फिर रिक्त स्थान दिया गया है डॉट डॉट करके फिर है। पहला कहता है अनुचित, दूसरा कहता है उचित, तीसरा कहता है शून्य, चौथा कहता है शून्य का। तो आपका विकल्प नंबर सी सही होगा, क्योंकि प्रतिफल अवैध है ऐसा समझौता शून्य है। यदि प्रतिफल ही अवैध है तो ऐसा समझौता शून्य माना जाएगा। याद रखें, यदि किसी कार्य का प्रतिफल अवैध है तो ऐसा अवैध है तो ऐसा समझौता शून्य माना जाएगा। अगला प्रश्न आपका कहता है निम्न में से एक मध्यस्थ की सहमति है, फिर रिक्त स्थान दिया गया है, आपको विकल्प दिए गए हैं, उनमें से रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। पहला कहता है निम्न में से एक मध्यस्थ की सहमति है। पहला कहता है आवश्यक, दूसरा कहता है आवश्यक नहीं, तीसरा कहता है वैकल्पिक, चौथा कहता है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, वैकल्पिक, फिर चौथा कहता है इनमें से कोई नहीं। तो आपका विकल्प नंबर सी सही होगा, इनमें से कोई नहीं, विकल्प नंबर सी सही होगा, अर्थात वैकल्पिक, अर्थात वैकल्पिक, वैकल्पिक। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 130 कहता है, प्रश्न नंबर 130 कहता है निम्नलिखित में से
एक क्षति सीधी चोट से नहीं हुई है, निम्नलिखित में से एक क्षति सीधी चोट से नहीं हुई है, आपको बताना है। पहला कहता है विशिष्ट क्षति, दूसरा कहता है दूरस्थ क्षति, तीसरा कहता है पूर्ण क्षति, चौथा कहता है प्रत्यक्ष क्षति, यह कहता है इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही विकल्प होगा विकल्प नंबर बी, दूरस्थ क्षति। अर्थात निम्नलिखित में से एक क्षति सीधी चोट से नहीं हुई है, तो जो दूरस्थ क्षति है तो वह सीधी चोट से नहीं हुई है। अगला प्रश्न आपका कहता है मध्यस्थ को हटाने को न्यायोचित ठहराने वाले कदाचार की प्रकृति है। पहला कहता है प्रतीकात्मक, दूसरा कहता है नैतिक, तीसरा कहता है कानूनी, चौथा कहता है ए व बी दोनों, पांचवा कहता है इनमें से कोई नहीं। तो जो मध्यस्थ को हटाने की न्यायोचित प्रकृति है वह कानूनी कदाचार, न्यायोचित ठहराने वाले कदाचार की प्रकृति है वह कानूनी है। याद रखें विकल्प नंबर सी सही है कि वह प्रकृति कानूनी है। मित्रों आज का ये सेशन यहीं पर समाप्त किया जाता है तथा हम मूड कोर्ट की संपूर्ण सीरीज को याद कर चुके हैं। तो आपको कैसा लगा है वीडियो या कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों के साथ शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें व वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद।